राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन डायमंड सिलेक्शन सीरीज पढ़ रहे थे और डायमंड सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत जो अपन आज जो क्वेश्चन करेंगे वो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो आज क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे गाइस, जो अपन यूपीएससी यानी कि आईएएस और जो आरएस के एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है वो अपन आज करेंगे। यानी कि आज के जो क्वेश्चन होंगे वो अपन लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाइएगा और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आप उसकी आप जरूर क्या देखें एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो नीचे जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको अपन को कालक्रम के वाइज यानी कि समय के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए गाइस, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। आपको पता है जो महाराजा हरि सिंह थे वो जम्मू कश्मीर के क्या थे, राजा थे। इन्होंने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये कालक्रम में अपन को सेट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक बात है। स्टेटमेंट तीसरा है, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ठीक है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर की जो संप्रभुत्व संविधान सभा थी इन्होंने भारत के संविधान को क्या किया भाई, मान लिया था, ठीक है। स्टेटमेंट चौथा है, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था। और मैं आपको बता दूंगा जो जम्मू कश्मीर का जो खुद का स्वयं का एक संविधान था जो 1956 में लागू किया गया था, ठीक है। तो अपन को चारों को कालक्रम में अनुसार सेट करना है। तो सबसे पहले जिस हिसाब से स्टेटमेंट दिए थे उसी के हिसाब से ये सेट है, क्योंकि सबसे पहले जो महाराजा हरि सिंह थे जो कि जम्मू कश्मीर के क्या थे, शासक थे, राजा थे। इन्होंने विलय पत्र पर साइन किए, उसके बाद अपने भारत का संविधान लागू हुआ। और ऑप्शन नंबर जो तीसरा स्टेटमेंट है उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संविधान सभा थी इसने भारत के संविधान को क्या मान लिया था। और ऑप्शन नंबर जो 4 स्टेटमेंट है, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था 1956 में, ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा भाई? तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से दिए गए उस हिसाब से ये हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है, तो राजस्थान पीसीएस में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अपने जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। कई बार अपन जो कंफ्यूज हो जाते हैं उन 2 क्वेश्चन में हो जाते हैं भाई, संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? संविधान निर्माता या पांडुलेखन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और जबकि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ऑप्शन पहला भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैंने बताया था, कई बार कंफ्यूजन होता है। दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर चौथा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा, कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया। क्वेश्चन ये पूछा गया गाइस कि जो भारत का जो संविधान है वो कब लागू किया गया था? आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है अभी 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस दिन जो है अपने संविधान को अंगीकार किया गया था, ठीक है। तो इस जो ये जो दिन है अभी वर्तमान 2015 के बाद संविधान दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। ठीक बात है। दूसरा 15 अगस्त 1947 अपना देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया भाई 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था, ठीक है। और 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में भी अपन मनाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन पहला है 25 अक्टूबर 1948 को, हो नहीं सकता। 26 नवंबर 1948 हो नहीं सकता। 25 अक्टूबर 1949 नहीं है, और 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको पता है इस 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम लागू किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, उसमें से एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कि जो परिवर्तन किए थे उनमें से ये कौन सा परिवर्तन नहीं है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? सीधी सी बात है, ठीक है। ऑप्शन पहला भी, एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया। बिल्कुल सही बात है कि 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था उसको संशोधित किया गया था अंतरिम सरकार के तहत, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है,
भारत की अधीनता को समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। भारत को आजादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, सही बात है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, नई संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। यह बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जो सत्ता का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है, वो जो राजमुकुट होता है, वो कहां होता है? ब्रिटेन में होता है। लेकिन भारत में क्या है भाई? लोकतंत्र है, ठीक है। तो भारत में लोकतंत्र के तहत गणतंत्र को शासन का आधार माना गया है। तो ये जो नई संविधान तक जो सत्ता का स्रोत था, वो राजमुकुट तो कतई नहीं था, यानी कि बिल्कुल नहीं था। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही पढ़ ले एक साथ। भारतीय अधिराज्य का संविधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था। बिल्कुल सही बात है, उस समय गवर्नर जनरल थे, वो उसके संवैधानिक प्रमुख भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। कौन सा? ये राजमुकुट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के आलेखन प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैं आपको बता दूं गाइस, जो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, वो कौन थे? संविधान निर्माता सभा के जो एक सदस्य में, जो 7 सदस्य थे, उनमें से एक सदस्य ये भी थे। और इसके संविधान निर्माता सभा के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर उस समिति के एक सदस्य थे, ठीक है। तो उनके संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? अपन पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के निर्वचन में से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के वे पक्षधर थे। बिल्कुल सही बात है। जो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उसके बिल्कुल पक्षधर थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसके लेवल को समझ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, यह बात बिल्कुल सही है। और ये जो स्टेटमेंट स्वीकार किया था, वो किसने किया था? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने यह स्वीकार किया था। साथ में स्टेटमेंट तीसरा पढ़िए, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। ये गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्यों है गाइस? उनका ये जो मानना था कि भाई जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, दोनों अपने जो कार्य का जो निर्वहन है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करे, कोई किसी के ऊपर बिल्कुल निर्भर ना रहे। तो स्टेटमेंट ये तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट चौथा पढ़िए, वे शासन के एक अधिनायकवादी स्वरूप के पक्षधर थे। बिल्कुल गलत बात है, ये अधिनायकवादी के पक्षधर नहीं थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा मात्र। तो पहला और दूसरा किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर पहले में। ऑप्शन नंबर पहले में पहला और दूसरा सही है, तो ये सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको ये भी बताया भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की मसौदा समिति के, पांडुलेखन समिति कह दो या प्रारूप समिति कह दो, इनके जो अध्यक्ष थे कौन थे? इनके जो अध्यक्ष थे कौन थे? भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर थे। सही बात है, ठीक है। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे गाइस? 8 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष व 7 सदस्य थे। 1 + 7 की थी, ठीक है। इसके अंतर्गत 29 अगस्त 1947 को B.R. अम्बेडकर को इनका क्या बनाया था गाइस? अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। याद रखना ये गाइस, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। ये RRBD ग्रुप डी जो है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहला क्वेश्चन भी अपन ने वही किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ठीक है, 1935 जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें अवशिष्ट विषयों को जो किसको दे दिया गया था गाइस? गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, ठीक है। वर्तमान में अवशिष्ट जो शक्तियां है उसकी बात की जाए तो किसको दे रखी गाइस? वो दे रखी केंद्र को। वर्तमान में किसको दे रखी गाइस? केंद्र को, ठीक है। वर्तमान में केंद्र को ये शक्तियां दे रखी है। और ये अपन ने जो प्रावधान लिया वो कहां से लिया गाइस? कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। ये भी बात याद रखना आप कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है भाई? केंद्र के पास है। और ये जो प्रावधान लिया अपन ने वो कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये जो प्रावधान था वो किसके अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो किसके पास थी भाई? गवर्नर जनरल के पास थी। पहला ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर 4 है प्रांतीय राज्यपाल को। तो ऑप्शन नंबर अपने सेकंड सही हो जाएगा, कौन सा? गवर्नर जनरल को, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है कथन से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत
में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ठीक है, ये कोई चार्टर एक्ट दे रखे हैं शिक्षा संबंधित, तो कौन से नियम से जो भारत में अंग्रेजों की शिक्षा की जो नींव पड़ी वो कौन कौन से अधिनियम से पड़ी है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अपन तीनों को स्टेटमेंट को बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है 1813 का चार्टर एक्ट। आपको पता है गाइस, जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो ऑप्शन नंबर पहला भी मतलब स्टेटमेंट पहला जो अपना है सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो कि 1823 ईस्वी में आया था। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। और अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी वो भी किससे पड़ी भाई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी कि 1823 वाले से पड़ी। ठीक है, स्टेटमेंट तीसरा है प्राच्यवाद एवं आंग्लिक विवाद। बिल्कुल सही बात, ये विवाद भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो यानी कि अपन इस हिसाब से तो कौन सा भाई, तीनों स्टेटमेंट अपने सही हो जाएंगे। तो तीनों स्टेटमेंट किसमें सही है भाई, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी सीएसटी में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यानी कि अपन को फिर से एक बार 3 स्टेटमेंट दे रखा है और उन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है या कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई, पढ़ते हैं कि करके स्टेटमेंट। ठीक है, उद्देश्यों के कथन में अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों में संविधान की रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। क्या स्टेटमेंट सही है, आप खुद जवाब दिए कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों में संविधान की रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। बिल्कुल सही बात है, यह उत्तरवर्ती चरण का ही परिणाम था। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड देखिए, यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। ठीक है, ये संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों की बात की जाती और ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह एक प्रस्ताव भर ही मात्र नहीं था बल्कि यह क्या थी, घोषणा था। और जो संविधान निर्माताओं का क्या था, एक दृढ़ संकल्प भी था। ठीक है, स्टेटमेंट तीसरा देखिए गाइस, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। ये तो बात गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो संविधान का जो सार मिलता है वो इन्हीं उद्देश्यों से मिलता है। तो इसमें एक बार फिर से जो तीनों स्टेटमेंट अपने कितने भी तीनों स्टेटमेंट फिर से सही हो जाएगा। कौन सा भी, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट किसमें सही है, ऑप्शन नंबर 3 है अपने, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूपीएस सीडीएस एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसे कहते हैं गाइस, आपको पता है गाइस 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई 1909 के अधिनियम को क्या बोलते हैं। 1909 के जो भारत शासन अधिनियम उसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, क्योंकि उस समय जो भारत सचिव थे वो कौन थे, लॉर्ड मार्ले थे, और जो मिंटो थे वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे। फिलहाल जो क्वेश्चन ये है भाई 1900 कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है भाई, मॉन्टेग्यू कौन थे उस समय के, भारत सचिव थे, सही बात है। और जो चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे भाई, गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, दोनों को मिला क्या भाई 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, वहीं आपको कहीं बुले पट के ये भी पूछ ले भाई 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भाई मार्ले मिंटो सुधार। ठीक बात है। ऑप्शन पहला भाई अगस्त प्रस्ताव, ये 1940 की बात है, जब भारत को आजादी नहीं मिली थी तो अगस्त प्रस्ताव भेजा था, 1940 की बात है, ये तो नहीं हो सकता। भारत शासन अधिनियम 1919, यही ऑप्शन सही है अपने, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1909, मैंने बोला अभी कौन सा भी मार्ले मिंटो सुधार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपने सही हो जाएगा। कौन सा भी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या बोलते हैं भाई गाइस, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, 2018 की वैकेंसी थी आरएस की, उसके अंदर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्री के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत किन किन वर्षों में उसके तहत चुनाव करवाए गए थे। तो मैं आपको बता दूं गाइस, इसके तहत 1926 और 1945 का जो चुनाव हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर ही किया गया था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लेना गाइस, कब कब किया गया था, 1926 और 1945।
ठीक है। 1926 और 1945 ऑप्शन अ और स मतलब स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अ और स किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अपन को फिर से एक बार स्टेटमेंट दे रखे हैं और स्टेटमेंट कौन कौन सही है वो अपन को पता लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किसमें पूछा गया गाइस? आरएस से पूछा गया 2018 वाली वैकेंसी में। ठीक है, स्टेटमेंट पहला पढ़िए। यह मतलब ये जो संविधान सभा के संबंध में अपन को स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको ज्ञात करना है कौन सही है कौन सा गलत है। तो संविधान सभा के संबंध में पहला स्टेटमेंट देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ये जो संविधान सभा थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी, यानी कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये इनको संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। मैंने भी आपको बताया ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम कतई नहीं था। ठीक है, तो बी अपन क्या गलत हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी जिसमें सही दे रखा है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो अपने आप पास वैसे ही ऑप्शन कौन सा बचता है भाई? तीसरा। मैंने आपको जब बार बार मैं जब क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन के जो आंसर है उसको मतलब जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आप एक भी एलिमिनेट कर देंगे तो आपका 50 से 75% जो काम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट स पढ़िए, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, जबकि इसमें यह बहुदलीय संरचना थी। बहुत से दल इसमें जो है वो शामिल थे। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द पढ़िए, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी। बिल्कुल, संविधान शक्ति समिति, संविधान मूल अधिकार समिति, ये काफी जो है उसके समितियां थी और उनके अध्यक्ष भी काफी थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो अ और द सही हो जाएगा। और द किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और किसमें आया हुआ गाइस? बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो निर्माण है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उस अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त पद का उल्लेख किया गया था। ठीक है, 1909 वाला अधिनियम, 1919 वाला अधिनियम, 1935 वाला अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मैंने आपको बताया 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारत उच्चायुक्त का पद उल्लेखित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ठीक है, अब आपको पूछा भाई बिहार, हर राज्य से कोई मतलब संविधान सभा के कुछ ना कुछ सदस्य थे, तो पूछा गया बिहार से जो सदस्य थे वो कौन थे? मैं आपको बता दूंगा जो बिहार से जो सदस्य थे वो कौन थे? भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति या फिर बोले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे गाइस? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो बिहार के जो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा भाई? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन ये भी बिहार लोक सेवा आयोग में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत किया गया? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो प्रवत किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था? तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रवत किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला है 1909 का भारत काउंसिलिंग अधिनियम, गलत बात है। 1909 वाला गलत बात है, क्योंकि भारतीय उच्चायुक्त का जो पद वो जो ग्रहण किया गया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम मैंने भी आपको बताया भाई संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। 1909 का अधिनियम संबंधित था, पहले तो ये बता दो भाई 1909 के अधिनियम को क्या नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा भाई 1909 का जो अधिनियम था वो किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर पहला है भाई प्रत्यक्ष मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, ऑप्शन नंबर 2 है विकेंद्रीकरण से, ऑप्शन नंबर 3 द्वैध शासन से और ऑप्शन नंबर 4 है विधान परिषद से। तो द्वैध शासन का जो संबंध है वो किससे है भाई? 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, तो इसका जो सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही प्रत्यक्ष मताधिकार का जो क्षेत्र है वो लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो पढ़ने गाइस आज इंडियन पॉलिटी कुछ क्वेश्चन किए, बाकी जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो स्टेट पीसीएस यानी कि बिहार हो गई, मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस हो गया, अपना राजस्थान का जो गया आरएस वाला एग्जाम हो गया, यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चन हो गए, वो सभी लगाए हैं। तो अपन लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे गाइस, तो जो छोटा एग्जाम है उसके क्वेश्चन तो वैसे ही निकल जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार देख लेना। नमस्कार।